नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर राजगीर में स्थित है। प्राचीन भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था का प्रतीक बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय अपने काल में विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा की ख्याति महात्मा बुद्ध के समय से थी। शुरुआत में 500 श्रेष्ठियों ने मिलकर 10 करोड़ DH मुद्राओं से नालंदा क्षेत्र को खरीदकर महात्मा बुद्ध को अर्पित किया था। कालांतर में अशोक महान ने वहां एक विशाल विहार का निर्माण कराया। नालंदा का महत्व धीरे धीरे शिक्षा की दृष्टि से बढ़ता गया। 5वीं शताब्दी तक शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी ख्याति हो चुकी थी। समय समय पर गुप्त सम्राटों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ एक विशाल विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कराया। इस समय से नालंदा की शिक्षा केंद्र के रूप में ख्याति बढ़ने लगी। इसके बाद बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त, नरसिंहगुप्त आदि अनेक गुप्त राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान कर यहाँ बहुत सी इमारतें बनवाई और नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के खर्च के लिए बहुत सा धन दिया। गुप्त काल के बाद भी सभी शासकों ने इसके निर्माण व प्रबंधन में योगदान दिया। 7वीं सदी में जब ह्वेनसांग भारत आया तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर था। उस समय इस विश्वविद्यालय में 10,000 भारतीय व विदेशी छात्र तथा 1500 अध्यापक अध्यापन का कार्य करवाते थे। उस समय नालंदा विश्व का सबसे बड़ा स्कूल था, जहां से छात्र स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। कई सदियों तक यहाँ धर्म, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष और जैसे विज्ञान विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। माना जाता है कि नालंदा में इतनी पुस्तकों का संग्रह था कि एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में उसे गिन नहीं पाता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग न सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय आए, बल्कि उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया और इसके पश्चात उसने यहाँ अध्यापन का कार्य भी करवाया था। ह्वेनसांग ने लिखा है कि यहाँ अनेक विहारों का निर्माण किया गया था। इन विहारों में कुछ तो काफी बड़े और भव्य थे, जिनके गगनचुंबी शिखर अत्यंत आकर्षक थे। यहाँ का सबसे बड़ा विहार 203 फीट लंबा तथा 164 फीट चौड़ा था। इसके कक्ष 9.5 फीट से 12 फीट लंबे थे। यहाँ अनेक जलाशय थे जिनमें कमल तैरते थे। विश्वविद्यालय भवन में व्याख्यान के लिए 7 विशाल कक्ष और 300 छोटे बड़े कक्ष थे। सभी विद्यार्थी छात्रावासों में रहते थे तथा प्रत्येक कोने पर कुओं का निर्माण किया गया था। इसमें 6 मंजिल की इमारतों बनी हुई थीं। इनकी ऊंची ऊंची मीनारें आकाश को छूती थीं। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बड़े कठोर नियम थे। प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के द्वार पर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। यह परीक्षा द्वार पंडित द्वारा ली जाती थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार प्रवेश द्वार पर 8 से 10 विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाया करते थे और केवल 1 या 2 विद्यार्थी ही सफल हो पाते थे। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर बाहर आने वाले विद्यार्थियों के ज्ञान एवं विद्वता का सर्वत्र आदर होता था। इस विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा था, इसलिए यहाँ देश तथा विदेश से आए हुए विद्यार्थियों की भीड़ सी लग जाती थी। चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, बर्मा आदि अनेक देशों के विद्यार्थी यहाँ रहकर अध्ययन करते थे। ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। कुलपति को परामर्श देने के लिए 2 समितियां होती थीं। पहली समिति शिक्षा संबंधी कार्यों में कुलपति को परामर्श देती थी तथा दूसरी समिति प्रशासनिक कार्यों में कुलपति को परामर्श दिया करती थी। यहाँ के शिक्षक भी अपने ज्ञान एवं विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पास दान में प्राप्त हुए 200 गांवों की आय थी। इन गांवों की आय से यहाँ के भिक्षुओं व विद्यार्थियों का पोषण होता था। इसके अतिरिक्त इन गांवों के निवासी प्रतिदिन कई मन चावल और दूध यहाँ भेजा करते थे। साथ ही प्रतिमास तेल, घी और अन्य खाद्य पदार्थ भी निश्चित मात्रा में दिए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मज्ञ नामक एक विशाल पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय भवन 9 मंजिला था, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट थी। इसमें सभी विषयों की पुस्तकों का विशाल संग्रह था। यह पुस्तकालय 3 भागों में विभाजित था: रत्नसार,
रत्नोदधि तथा रत्नरंजक। ह्वेनसांग के अनुसार इस पुस्तकालय में जिज्ञासु तथा अध्ययनशील विद्यार्थियों की प्रायः भीड़ रहा करती थी। विश्वविद्यालय में प्रतिदिन 100 व्याख्यान होते थे। यहाँ के अध्यापक अपने ज्ञान और पांडित्य के लिए विख्यात थे। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, आर्यदेव, दिडनाग आदि यहाँ के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य थे। यहाँ के आचार्यों का संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी आदर सम्मान था। ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के अतिरिक्त यहाँ अनेक विदेशी विद्वान नालंदा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। इत्सिंग ने यहाँ लगभग 400 ग्रंथों का अध्ययन किया, जिनके श्लोकों की संख्या 5 लाख थी। नालंदा विश्वविद्यालय की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक व प्रचारक दिल्ली के शासक बख्तियार खिलजी ने अपने राजनीतिक रुतबे को बढ़ाने तथा गैर मुस्लिम शिक्षा संस्कृति को समाप्त करने के उद्देश्य से बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह समाप्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की इस घटना के बारे में कहा जाता है कि यहाँ किताबों का इतना भंडार था कि इस आगजनी के 3 माह बाद भी किताबें सुलग सुलग कर जलती रही। खिलजी यही नहीं रुका, बल्कि उसने यहाँ अध्यापन करवाने वाले हजारों बौद्ध भिक्षुओं का भी नरसंहार करवा दिया था। इसके बाद भारत का इतना समृद्ध विश्वविद्यालय जलकर एक खंडहर में तब्दील हो गया था और इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय का वर्चस्व समाप्त हो गया था। लेकिन अब फिर से नालंदा विश्वविद्यालय में एक नया कैंपस खोला गया है, जिसमें कुल 24 बड़ी इमारतें हैं और परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनकी कुल बैठने की क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार हैं। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्र छात्रावास है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फीथिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं। तो दोस्तों, यह था भारत के गौरवशाली विश्वविद्यालय का इतिहास। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।